हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्ट्री ऑफ साइंस। आज हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं क्रॉपिंग पैटर्न्स। जो हमारी फसलें होती हैं उनको हम कितने पैटर्न्स में बो सकते हैं जिससे हमें कुछ बेनिफिट्स हों। जैसे कि हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन होती है उसमें हमें कुछ आपका बेनिफिट हो। हमारे जो रिस्क हो, जो हमारे फसलों में रिस्क होते हैं, जैसे कि आपके पेस्ट होते हैं, कीटों का आक्रमण हो गया, या फिर बहुत सारे आपके जैसे आपका सूखा हो गया, या फिर आपका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हो गया। ये डिफरेंट डिफरेंट आपके रिस्क होते हैं कुछ, जिनकी वजह से हमारी जो क्रॉप का प्रोडक्शन होता है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो उस नेगेटिव इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्रॉपिंग पैटर्न्स का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारे जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है उस पर कम से कम नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं। तो इसमें हमारी कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनका यूज़ हम करते हैं। पहली टेक्निक है आपका मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग is growing two or more crops simultaneously on the same piece of land। एक ही खेत के अंदर हम दो या दो से अधिक फसलों को अगर बोते हैं तो उसे हमारी मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है आपके वीट प्लस ग्राम, वीट प्लस मस्टर्ड। वीट के साथ आप ग्राम भी बो सकते हो, वीट के साथ आप मस्टर्ड भी बो सकते हो, और वीट, ग्राउंडनट और सनफ्लावर, हम इन तीन फसलों को भी एक साथ बो सकते हैं। देखिए, ये तीनों की तीनों आपकी रबी की फसलें हैं और इनको हम विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं। ये आपकी विंटर के टाइम पे हम एक ही खेत के अंदर उगा सकते हैं, तो इसको आपका मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलते हैं। अब देखिए, इसका बेनिफिट क्या है हमारी जो क्रॉप का प्रोडक्शन है उसमें किस तरह हमें हेल्प करता है। मिक्स्ड क्रॉप रिड्यूस रिस्क एंड गिव सेम इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलियर ऑफ वन ऑफ द क्रॉप्स। देखिए, हमारी अगर एक फसल खराब हो जाए, सपोज हमारे खेत में वीट और ग्राम है, तो अगर हमारी वीट पे किसी पेस्ट का अटैक हो गया, या फिर जैसे आपका पक्सिना ग्रैमिनेस ट्रेटिसाई जो काला गेरुआ होता है, अगर वो आ गया हमारी वीट के ऊपर, तो अगर हमने एक खेत में गेहूँ बो रखे हैं, या फिर आपका वीट ही वीट वहाँ पे सोन किया, तो वीट आपका क्या हो जाएगा, पूरा ख़राब हो जाएगा पक्सिने की वजह से। बट अगर हमने वीट के साथ हमने ग्राम को भी ऐड किया है वहाँ पे, तो हमारा जो पक्सिना ग्रैमिनेस होता है वो ग्राम पे अटैक नहीं करता है, सिर्फ वीट पे अटैक करता है। तो हमारे जो रिस्क है, हमारा जो क्या हो गया, जो रिस्क है हमने क्या कर दिया, 50% कम कर दिया। यानी कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो 50% कम होगा, ना कि 100%। आपका वीट क्या हो जाएगा, सपोज आपका वीट खराब होता है पक्सिने की वजह से, तो आपका 50% जो फसल होगी उसमें क्या होगा, नुकसान होगा। लेकिन जो 50% आपने उस खेत में ग्राम बोए हैं उनमें आपको क्या हो जाएगा, बेनिफिट होगा, या फिर आपका वो खराब नहीं होगा पक्सिने की वजह से। तो आपका इससे क्या हो जाएगा, एक रिस्क आपका कम हो जाता है। यानी कि अगर आपका फेलियर की चांसेस बनते हैं तो 50% फेलियर हुआ, 50% आपका फिर भी क्या होता है, सेफ रहता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मिक्स क्रॉपिंग का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देख लीजिए वीट और ग्राम का, या फिर वीट और मस्टर्ड का। वीट और मस्टर्ड में भी आप ये देख सकते हो कि अगर आपका मस्टर्ड खराब हो रहा है और वीट पे किसी टाइप का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, मस्टर्ड पे कोई डिजीज़ आ गई या फिर आपका वीट पे कोई डिजीज़ आ गई, इन दोनों में से अगर एक पे डिजीज़ आ गई तो 50% तो आपका क्या होगा, लॉस होगा, लेकिन 100% लॉस के चांसेस नहीं है। तो ये बेनिफिट होता है आपका मिक्स क्रॉपिंग का। आई होप आपकी समझ में आया होगा। अब आपका सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, इंटरक्रॉपिंग। ये भी आपका मिक्स क्रॉपिंग ही होता है, बस इसमें थोड़ा सा एडवांसमेंट है जिससे हमारी और ज़्यादा हमें कुछ और बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। तो इंटरक्रॉपिंग क्या होती है पहले देखते हैं। Intercropping is growing two or more crops simultaneously on the same field in a definite patterns। अब इसमें देखिए डेफिनेट पैटर्न्स आ गए। अभी तक मिक्स क्रॉपिंग में क्या था, हमारे पास कोई पैटर्न नहीं था, हमने क्या किया, दोनों फसलें एक साथ बो दी, उनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। अब इसमें पैटर्न भी आ गया। अ फ्यू रोज ऑफ द क्रॉप अल्टरनेट विद अ फ्यू रोज ऑफ अ सेकेंड क्रॉप। एक फसल की एक रो, उसके बाद दूसरी रो, आप दूसरी फसल की, फिर तीसरी रो दूसरी फसल की। तो इस तरह से आप क्या करते हो, रोज में आपकी फसलों को क्या कर सकते हो, बो सकते हो। अब इससे बेनिफिट्स क्या हैं आपके, ये भी हम आपको डिस्कस करेंगे। पहले इसका एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल है आपका सोयाबीन और मेज़, ठीक है, आपका मक्का और सोयाबीन, और बाजरा और लोबिया, या फिर आप 2 की जगह 3 भी आपका क्या कर सकते हो, बो सकते हो, या 4 भी बो सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एक ही टाइम पे एक खेत में कितनी फसलें बो सकते हो। लेकिन उनको क्या करना है, एक पैटर्न में। अगर आपकी एक रो सोयाबीन की है तो दूसरी रो आपकी मेज़ की होगी, यानी कि मक्के की होगी। उसी तरह आपका तीसरी रो फिर सोयाबीन की होगी, फिर अगेन आपका मेज़ की होगी। अब इससे बेनिफिट क्या होती है हमारे खेत को, ठीक है। पहला तो हमारा जो हमारा सॉइल होती है
उसके जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो ऑप्टिमाइज हो जाते हैं। ऑप्टिमाइज होने का मतलब देख लीजिए आपका, द क्रॉप आर सेलेक्टेड सच दैट देयर न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड आर डिफरेंट। जो हमारा सोयाबीन है उसके जो न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट है वो मेज से क्या होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। यानी कि देखिए आपका माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट जो मैंने आपको बताए थे कि 13 जो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सारे प्लांट्स लेते हैं, बट जो उनका अमाउंट होगा, देखिए सोयाबीन नाइट्रोजन क्या होगा, ज़्यादा लेगा, बिकॉज सोयाबीन में नाइट्रोजन का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। जो हमारी सोयाबीन होती है उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा होता है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि आपका प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा होता है। प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा होने का मतलब नाइट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा। मेज़ में देखिए, मेज़ में आपका कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, ना कि प्रोटीन उतनी ज़्यादा होती है। इसलिए मेज़ का जो कंजप्शन होगा न्यूट्रिएंट का वो अलग होगा, सोयाबीन का अलग होगा। इस वजह से क्या होता है कि जो हमारे खेत के जो न्यूट्रिएंट्स है वो यूटिलाइज क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाते हैं। कुछ मेज़ यूटिलाइज करेगा, कुछ आपका सोयाबीन यूटिलाइज करेगा। तो इससे क्या होगा, आपका नाइट्रोजन कंप्लीटली खत्म भी नहीं होगा, और आपका नाइट्रोजन क्या होगा, सपोज सोयाबीन हमने पूरे खेत में बो दिया तो नाइट्रोजन कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, खेत में नाइट्रोजन का जो अमाउंट होगा बिल्कुल कम हो जाएगा। बट अगर आप मेज़ भी साथ में बोते हो तो 50% आपका नाइट्रोजन खत्म होगा, लेकिन 50% नाइट्रोजन आपका कंप्लीटली क्या नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। वहाँ से आपका नाइट्रोजन कुछ ना कुछ आपके खेतों में बचा रहेगा। उसी तरह आपका जो 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 आपके न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो जिनको सोयाबीन कम अमाउंट में लेता है, अगर मेज़ उनको ज़्यादा अमाउंट में कंजप्शन करता है तो उनका भी क्या हो जाएगा, एक बैलेंस बन जाएगा। कहीं से वो ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है उनका, कहीं से कम कंजप्शन हो रहा है, तो खेत में जो उनकी अमाउंट होगी या क्वांटिटी होगी वो एक बैलेंस फॉर्म में बनी रहेगी। तो इसका भी ये भी आपका क्या एक बेनिफिट है, यानी कि जो सोयल का न्यूट्रिएंट्स है, सोयल के जो न्यूट्रिएंट्स है वो ऑप्टिमाइज रहते हैं। ऑप्टिमाइज से मतलब है आपका बैलेंस फॉर्म में रहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, दिस इंश्योर द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाइड। जो मैंने आपको अभी समझाया है कि आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, यूटिलाइज हो जाएंगे। कोई फसल, अगर आपकी एक फसल कुछ न्यूट्रिएंट्स यूज़ कर रही है तो दूसरी फसल कुछ आपके अनदर न्यूट्रिएंट्स का यूज़ कर लेगी ज़्यादा या फिर कम, उस बेसिस पे आपका बैलेंस बन जाएगा न्यूट्रिएंट्स का। उसके बाद लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिवेंट पेस्ट एंड डिजीज फ्रॉम ऑल प्लांट्स। देखिए पेस्ट आपका क्या होता है, सोयाबीन पे डिफरेंट टाइप के पेस्ट लगेंगे, या फिर मेज पे आपका डिफरेंट टाइप का पेस्ट लगता है। अगर आपकी क्या डिफरेंट फैमिलीज है तो मोस्टली क्या होता है, आपका जो पेस्ट होते हैं वो अलग अलग फसलों पे अलग अलग टाइप के होते हैं। तो अगर हमने एक रो में आपका सोयाबीन बोया है और सोयाबीन पे आपका सपोज पेस्ट आ गया या कीट आ गया कोई, वो कीट क्या हो सकता है, एक सोयाबीन के प्लांट से दूसरे सोयाबीन की प्लांट पे जा सकता है। तो अगर एक रो में आ गया तो एक रो में तो वो क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो सकता है, या फिर कोई डिजीज है तो एक रो में वो स्प्रेड हो सकती है, लेकिन दूसरी रो में जाने के लिए उसको क्या क्रॉस करना पड़ेगा, आपका मेज बीच में आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, स्प्रेड जो होता है, जो उनकी क्या होती है, पावर होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने की, या प्रोबेबिलिटी होती है, चांसेस होते हैं जो उनकी एक जगह से दूसरे प्लांट में जाने की, वो थोड़ा क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। क्योंकि बीच में आपका क्या हो गया, मक्का बो रखा आपने, उसकी रो है, उसके बाद आपके उसी फसल की रो है, या फिर हो सकता है आपने और दूसरी फसल बो रखी है, 3 फसलों का आपने रोटेशन कर रखा है, तो फिर एक फसल की जो लाइन होगी वो क्या आएगी, दो के गैप के भी बात आएगी। यानी कि आपने पहले क्या किया, सोयाबीन बोया, उसके बाद मेज़ बोया, और मेज़ के बाद एक और फसल है, तो फिर इसमें 3 आपके बीच में क्या होगा, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और डिफरेंस होने की वजह से जो स्पीड है वो स्पीड होगी आपकी, वो क्या होगी, कम हो जाएगी। यानी किसी डिजीज़ की स्प्रेड हो रही, कोई डिजीज़ स्प्रेड हो रही है, या फिर आपका जो कोई पेस्ट है जो स्पेशलाइज आपका सोयाबीन पे ही लगता है या फिर मेज़ पे ही लगता है, उसको स्प्रेड होने में क्या हो जाएगा, आपकी जो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो थोड़ा कम हो जाएगी। आप इस तरह इसको समझ सकते हो। तो ये था आपका इंटरक्रॉपिंग, और ये 3 इसके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप अच्छे से लिख लीजिएगा, और आई होप मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आई होप समझ में आया होगा। नाउ क्रॉप रोटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्रॉप रोटेशन से भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ये भी देख लीजिए। क्रॉप रोटेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग अ सीरीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप इन द सेम एरिया अक्रॉस अ सीक्वेंस ऑफ ग्रोइंग सीजन। देखिए जो मैंने आपको बताया, एक साल के अंदर हम 2 या 3 फसलों को ग्रो कर सकते हैं क्रॉप रोटेशन के अंदर। इट रिड्यूसेस रिलायंस ऑन द सेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पेस्ट एंड वीड प्रेशर एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेवलपिंग रेजिस्टेंट पेस्ट एंड वीड्स। अब इसमें देखिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका क्रॉप रोटेशन। अगर हम एक साल में 3 फसलें बोते हैं तो तीनों फसलों के जो न्यूट्रिएंट कंजप्शन है वो तीनों के क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इससे क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन भी आपका बना रहता है न्यूट्रिएंट्स का, एक पॉइंट। और इसके बाद आपका क्या होता है, हम एक साल के अंदर 2 या 3 फसलों को उगा सकते हैं।
कभी कभी क्या होता है, जिनकी ड्यूरेशन बहुत लंबी होती है फसलों की, उनको हम क्या कर सकते हैं, एक साल में 2 बार, एक साल में हम क्या नहीं कर सकते, एक खेत में 2 फसल नहीं बो पाते हैं। इसमें भी क्या होता है, इसमें आपको क्रॉप रोटेशन से बेनिफिट मिलता है कि आप 2 क्रॉप्स को ऐसा चुनिए जो क्या होंगे, जिनका ड्यूरेशन शॉर्ट हो और एक साल में आप एक खेत में 2 फसलें उगा पाओ। तो क्रॉप रोटेशन से ये बेनिफिट है आपका। उसके बाद जो फर्स्ट ईयर, जो आपने फर्स्ट 6 मंथ में आपकी फसल बोई है, उसके जो न्यूट्रिएंट कंजप्शन है, सपोज हमने दाल बोई, तो दाल बोने से क्या हो जाता है, आपका नाइट्रोजन नोड्यूल्स, नाइट्रोजन की क्या होते हैं, आपका राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो दालों की नोड्यूल्स में होते हैं, जिस वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है खेत में। भले ही कंजप्शन भी ज़्यादा होता है, लेकिन नाइट्रोजन का जो क्या होता है फिक्सेशन भी काफ़ी अमाउंट में कर देते हो, जिस वजह से जब हम दाल को निकालते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, दाल तो हम निकाल देते हैं लेकिन नाइट्रोजन वहाँ पे काफ़ी अमाउंट में रह जाती है उस खेत में। तो वो आपकी क्या होती है, अगली जो हम फसल बोएंगे उसके यूज़ में आ जाती है। तो क्रॉप रोटेशन से ये बेनिफिट भी है कि अगर आपने पहले दाल बोई, उसके बाद आपने गेहूं बो दिए उस खेत में, तो आपकी जो गेहूं में होगी नाइट्रोजन की कमी नहीं होगी, या नाइट्रोजन का उसके लिए किसी टाइप का नाइट्रोजन की उसके लिए कोई कमी नहीं पड़ेगी। और इसी तरह से आपके अनदर न्यूट्रिएंट्स में भी इसी टाइप का बैलेंस बनता है। तो क्रॉप रोटेशन से आपका ये भी बेनिफिट है। तो ये आपके क्रॉप रोटेशन के कुछ बेनिफिट्स थे जो मैंने आपको बताए। उसके बाद आपका कुछ और बेनिफिट्स भी हैं, जैसे आपका पेस्ट हो गया। आपके पेस्ट क्या होते हैं, जैसे आपका पक्सिना ग्रामिनेस ट्रेटिसाई, जो मैंने आपका अभी डिस्कस किया था कि गेहूं में अगर आप क्या करते हो, आप किसी खेत में गेहूं बोते हो, फिर अगेन आप उसमें क्या करते हो, कोई और फसल नहीं बोते हो और गेहूं बोते हो, तो उससे भी क्या हो सकता है, जो आपके उसके क्या होते हैं स्पोर्स होते हैं पक्सिना ग्रामिनेस ट्रेटिसाई के, वो अगेन आपकी दूसरी अगेन अगर आप दोबारा उसमें गेहूं ही बो रहे हो तो फिर से क्या हो जाएगा, उस पर अटैक कर देगा। तो क्रॉप रोटेशन से आपका क्या हो जाएगा, अगर आप क्रॉप रोटेशन करते हो तो दूसरी फसल पर अटैक नहीं करेगा, तो हो सकता है उसके स्पोर क्या हो जाए वहाँ पे ख़त्म हो जाए। और उसके बाद आप उस फसल के बाद अगेन गेहूँ बोते हो तो आपके गेहूँ पे उसका ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या फिर आपके जो स्पोर हैं वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए हम क्रॉप रोटेशन को फॉलो करते हैं। तो ये थे आपके कुछ पॉइंट्स जिनको मैंने आज डिस्कस किया। आई होप आपके समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।